हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू बीपीएससी सॉल्यूशंस। साथियों, आज हम बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में 65th बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे। 65th बीपीएससी के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवाजी। साथियों, शिवाजी के शासनकाल में उन्हें परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिनमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत इत्यादि थे। इन्हें संयुक्त रूप से अष्टप्रधान की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक है। साथियों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी और इसने अपने शासनकाल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने ही अपने शासनकाल में हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाली। साथियों, पुर्तगाली के बारे में थोड़ी और जानकारी हम देखेंगे। पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे जो भारत में वाणिज्यिक गतिविधि के लिए आए थे और सबसे अंत में गए थे। पुर्तगाल के प्रथम वायसराय के बारे में भी जानते हैं। प्रथम वायसराय जो था, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। उनके शासनकाल में राष्ट्रव्यापी स्तर पर ठगों का एक संगठन संचालित हुआ करता था। साथियों, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में ही अफगानिस्तान से युद्ध की घोषणा की गई थी, जो 1878 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साबरमती है। साबरमती से दांडी गांव तक गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक रूप में किया गया था। नमक सत्याग्रह। इस क्रम में अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नेतृत्व में ही वहाँ किसानों ने ये फैसला लिया कि कर न देने का फैसला लिया गया। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जेबी कृपलानी ने 1947 के अंतिम महीनों में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट तिथि है। साथियों, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में ही जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अगला 11वां प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है क्योंकि इन्होंने पृथक बिहार का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती है। इस प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव
प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम सचिव जो है श्री कृष्ण सिंह को नियुक्त किया गया था, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न 13वां नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर 1632 ईस्वी है। अगला प्रश्न 14 नंबर, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह ने वर्ष 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। वैसे स्वराज दल को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। अब अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी उन्हें भाबरू और वैराट, भाबरू एवं वैराट लघु शिलालेखों में प्रदर्शित किया गया है। इन शिलालेखों में बुद्ध, धम्म एवं संघ का भी उल्लेख है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सब अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर सुश्रुत है। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर खरोष्टी लिपि है। प्राचीन काल में दो प्रमुख लिपियां थी, खरोष्टी एवं ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर, जैसे आज हम हिंदी भाषा को लिखते हैं, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर, जैसे आज उर्दू को लिखा जाता है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर ताम्रलिप्ति है। वैसे आयोग ने इसे इसका ई ऑप्शन सही माना है, किंतु इतिहास के कई पुस्तकों में ताम्रलिप्ति का जिक्र है, जो कि पूर्वी तट के पर स्थित है, जिसका प्रयोग उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इस प्रश्न का सही उत्तर जहांगीर है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था। उस समय प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए या सैनिकों की सुदृढ़ता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही है, क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु की जनजाति है, न कि केरल की, और तमिलनाडु में कोटा जनजाति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा है। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही उत्तर है रोहतास, क्योंकि बिहार के मैप पे अगर देखें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ सोन नदी के दाहिने साइड में दिखती है, जबकि सोन नदी के बाईं साइड रोहतास और कैमूर के साइड में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। साथियों, अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इसमें 12 जिले गंगा किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमबंध। भीमबंध का स्थापना 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में अगर सबसे कम लिंगानुपात देखा जाए
तो यह मुंगेर जिला का है जो 876 दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर पश्चिम चंपारण है। यह क्षेत्र 150 से 180 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में है, जहां अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। अन्य ऑप्शन में कम घने पतझड़ वन से घिरा है। अगला प्रश्न 28 नंबर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इस प्रश्न का सही उत्तर पटना है, क्योंकि पटना में गंगा नदी का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार सबसे अधिक है। अगला प्रश्न 29 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर शिवहर है। शिवहर में 1880 जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहां पे 488 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनी आबादी दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर जापान है। जापान एक द्वीपीय देश है जो पूर्वी एशिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न 31 नंबर, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश? इस प्रश्न का सही उत्तर चिली है। इसका अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप समूह हैं, जिनमें लगभग सिर्फ 6,000 आबादी बसने लायक है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। अगला प्रश्न 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर ईरान है। ईरान विश्व के उत्पादन में लगभग 90% अकेला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। मध्य एशिया में कितने देश हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्डेमम पहाड़ियां। जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है कार्डेमम, यह पहाड़ियां इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरनार। यह एक धार्मिक स्थल है जो जैन धर्म के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इस प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है कैम्बे की खाड़ी। अगला प्रश्न 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर जैन धर्म है, जिसकी साक्षरता दर लगभग 94.96 दर्ज की गई थी, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न 41 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर हिमाचल प्रदेश है ऑप्शन के अनुसार, जिसकी विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। बाकी अन्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय तीनों के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। अनुच्छेद 170 के अनुसार यह तय किया गया कि विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम सीट 60 रखा जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऑप्शन के अनुसार यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक तीनों एक क्रम पे आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन ही है इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों का क्रम अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 9 के क पे आता है। इनके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम 14वें स्थान पे आता है। अगला प्रश्न 43, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का सही उत्तर ई है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करती है। उत्तरदायित्व जो कि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि यह निरंकुशता से बचाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग्राम पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, जिसके तहत 3 स्तरीय व्यवस्था लागू किया गया। पहला ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पे जिला परिषद। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पटवारी। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था, जो छोटे देशों के लिए आदर्श है। बड़े देशों के लिए आदर्श संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर स्थापित है। अगला प्रश्न 47 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर ई है, क्यों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए लाई गई थी वर्ष 1952 में। 48 नंबर क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी है राज्य स्तरीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी? इस प्रश्न का सही उत्तर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय यह एक राज्य स्तरीय पार्टी थी। वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, पांचवा एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठा सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कुल 6 पार्टियां हैं जो मार्च 2024 तक राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इस प्रश्न में अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर M3 है। एक और प्रश्न है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। साथियों, जैसा कि आप इस प्रश्नों में देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 69th बीपीएससी से अब 4 ऑप्शन वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ पूछे जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी तैयारी में एक तीक्ष्णता होनी चाहिए, जो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो।
साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री PDF पा सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाते रहें। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।